दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रस्तावना क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा भारतीय संविधान इतना लंबा और विस्तृत है कि इसे पढ़ पाना हर एक की बस की बात नहीं है और इतना समय कोई दे भी नहीं सकता है। और इस बात को हमारे संविधान निर्माता भी जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने संविधान तो इतना लंबा चौड़ा बनाया और उसमें सब उल्लेख भी किए, परंतु शुरुआत के एक पेज, केवल एक पेज पर पूरे संविधान के निचोड़ को उन्होंने लिख दिया। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना वो एक ऐसा पेज है कि जिसे आप पढ़ लें तो आप पूरे संविधान की भावना को समझ सकते हैं। और इतना तो कम से कम आप जरूर समझ जाएंगे कि कौन सा चीज़ संवैधानिक है और कौन सा चीज़ गैर संवैधानिक है। तो दोस्तों इसीलिए हम सभी लोगों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना और समझना ही चाहिए। अब दोस्तों अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के निर्माण की बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण का जड़ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव में छिपा है और यही आधार बना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। और दोस्तों इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा इसे पारित कर दिया गया। अब दोस्तों अगर आपसे कोई सवाल पूछे या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल आए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, या इस तरह से भी पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया है, तो इसका जवाब क्या होगा, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दोस्तों अगर आपसे कोई अगला क्वेश्चन ये करे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आप कृष्णकांत का वीडियो देख रहे हैं, इसलिए हमारी ये जवाबदेही बनती है कि मैं आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक जानकारी दूं और ऐसी जानकारी दूं कि जिसका लोहा सब माने। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है और इसके एक एक शब्द को हम लोग ध्यान से विश्लेषण करेंगे ताकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का शुरुआत होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब ये होता है कि भारत का संविधान भारत के लोग में निहित है। भारत के संविधान की जो भी राजनीति होगी वो भारत के लोगों पर ही केंद्रित होगी। अब दोस्तों इसके बाद है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दोस्तों प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है कि हम अपने कोई भी नियम कानून बनाने के लिए आज़ाद हैं, कोई भी विदेशी शक्तियों के दबाव में नहीं रहेंगे। और इसके बाद हम पूरी तरह से सक्षम हैं अपने कोई भी निर्णय लेने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि समाजवादी जो शब्द है वो हमारे भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, आप इसे नोट करते हुए चलिएगा। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और दोस्तों समाजवाद का अर्थ ये होता है कि भारत का कोई भी नियम कानून किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बनेगा, ऐसे नियम कानून बनेगा कि सब चीज का बंटवारा सभी में बराबर बराबर हो सके, समानता के साथ हो सके, और यही समाजवाद का अर्थ होता है। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। दोस्तों पंथ निरपेक्ष जो शब्द है ये भी हमारे भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे भी संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भी जोड़ा गया। और दोस्तों पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत का कोई भी अपना पंथ या धर्म नहीं रहेगा और भारत कोई भी नियम बनाते वक्त किसी भी धर्म को नहीं देखेगा और भारत के शासन का आधार किसी भी व्यक्ति का धर्म नहीं रहेगा। और दोस्तों इसके बाद क्या है, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक। दोस्तों लोकतंत्रात्मक क्या है, लोकतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि भारत का कोई भी प्रधान या भारत का कोई भी जो निर्णय लेने वाला बनेगा वो लोकतांत्रिक तरीके से बनेगा। मतलब कि दोस्तों वो चुनाव के द्वारा ही चुना जाएगा, कोई भी किसी के ऊपर थोप नहीं देगा। अब दोस्तों उसके बाद क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने। दोस्तों गणराज्य का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब ये होता है कि आपके राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा, वो इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा,
वंश के आधार पर नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसीलिए उसका चुनाव इलेक्शन के द्वारा होता है, उसका चुनाव होता है। और दोस्तों इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वंश के आधार पर है, इसलिए वो गणराज्य नहीं है। आप देखिएगा कि ब्रिटेन की जो महारानी है वो वंश के आधार पर चलते आ रही हैं। और दोस्तों जो हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका चुनाव होता है, उनका इलेक्शन के द्वारा चुनाव होता है, वो चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, मतलब कि दोस्तों उसके जितने भी नागरिक हैं उसको सामाजिक मतलब कि समता के आधार पर कोई भी न्याय मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद क्या है? आर्थिक मतलब कि दोस्तों भारत की कोई भी ऐसी योजना नहीं बनेगी जिसमें कि कोई भी भाग आर्थिक आधार पर भेदभाव हो सके। मतलब कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई भी व्यक्ति को बड़ा व्यापार धंधा करने की आजादी होगी। और दोस्तों इसके बाद क्या है? राजनीतिक मतलब कि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का पूर्णतः अधिकार होगा। अब दोस्तों उसके बाद क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मतलब कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति कोई भी विचार रख सकता है, ये उसका अपना मैटर है। और उसके बाद है अभिव्यक्ति मतलब कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है, ये उसका अपना मैटर है। और उसके बाद है विश्वास मतलब कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी पर भी विश्वास कर सकता है, चाहे वो धर्म पर विश्वास करे या फिर किसी भी राजनीतिक चीजों पर विश्वास करे। और दोस्तों उसके बाद क्या है? धर्म मतलब कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को मान सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और उसके बाद है उपासना मतलब कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से उपासना कर सकता है, चाहे वो देवी की उपासना करे या फिर किसी देवता की उपासना करे। मतलब कि दोस्तों वो भगवान है किसी भी रूप का उपासना कर सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, इसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। अब दोस्तों इसके बाद क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि प्रतिष्ठा के साथ कोई समझौता नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं लगा सकता। और अवसर मतलब दोस्तों सरकारी नौकरी या कोई ऐसी चीज अगर मिलती हो तो उसमें भी पूरी की पूरी समता ही रखा जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और दोस्तों उसके बाद क्या है कि तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्वता को बढ़ाने के लिए। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर हम बंधुता का विस्तार करेंगे, मतलब कि अगर हम सामने वाले व्यक्ति को अगर हम अपना बंधु समझेंगे, अपना भाई समझेंगे, तो ये जाहिर सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपना बंधु ही समझेगा, अपना भाई ही समझेगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हम उसकी गरिमा की रक्षा करेंगे तो हमारी भी गरिमा की रक्षा होगा और इस तरीके से हम सब एक रहेंगे और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ती रहेगी। और दोस्तों उसके बाद है दृढ़ संकल्पित होकर हम अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि 26 नवंबर 1949 से हम सब के सब देश के लोग इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, आत्मार्पित कर रहे हैं और अधिनियमित हम सब मिलकर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब दोस्तों इसमें एक चीज और बता दूं कि संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता जो शब्द है वो फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। और दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को लेकर वाद विवाद भी हुए हैं, जिसमें कि अगर हम प्रमुख विवाद की बात करें तो वेरूवाड़ी यूनियन विवाद जो कि 1960 में हुआ था। और इसमें न्यायालय द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का अंग नहीं माना गया था और ये बात क्लियर कर दिया गया था कि संविधान की प्रस्तावना को हम संशोधित नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम अगला विवाद की बात करें तो गोरखनाथ विवाद जो कि 1967 में हुआ था। और दोस्तों इसमें न्यायालय द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग तो माना गया और संविधान की मूल संरचना भी माना गया, परंतु इसे संशोधन योग्य नहीं माना गया। अब दोस्तों आता है 1973 में केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद। और दोस्तों इसमें न्यायालय द्वारा अपने जो 1960 में जो बेरूवाड़ी यूनियन विवाद के फैसले को पलट दिया गया और ये बात कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अभिन्न अंग है और बाकी जैसे संशोधन होते हैं इसे भी संशोधन किया जा सकता है। और दोस्तों उसी के बाद सन 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संशोधन 42वां संविधान संशोधन के रूप में हुआ और 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो शब्द है वो जोड़ा गया। और दोस्तों उसके बाद अभी तक संविधान की प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। और दोस्तों के एम मुंशी द्वारा प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली भी कहा गया है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।